का टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल सेक्शन के प्रीवियस ईयर। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम इग्नू बीएड एंट्रेंस 2025 का टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ध्यान रखना, ये रटने का सेक्शन नहीं है, यहाँ कंसेप्ट पूछे जाते हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आए तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देते आप सही कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज से हम ये पीवाईक्यू सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही हम अलग अलग पार्ट लेके आएंगे, आपको बहुत सारे पीवाईक्यू करवाएंगे। ये है टीचिंग एंड लर्निंग एंड स्कूल से, उसके बाद हम और सेक्शंस के भी क्वेश्चन ऐसे ही लेके आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following levels is called introspective level of teaching? इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है खुद सोचना, सेल्फ एनालिसिस करना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉलेज लेवल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग का हाईएस्ट लेवल जहाँ स्टूडेंट खुद रीजनिंग करता है, एडजस्टमेंट देता है, वही रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। जैसे कि हम समझ लेते हैं, मेमोरी क्या है? याद करना। अंडरस्टैंडिंग क्या है? समझना। और रिफ्लेक्टिव क्या है? सोचना और निर्णय लेना। इसीलिए इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल। उसके बाद 57 क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग? फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? गोल ऑफ टीचिंग इज टू मेक चेंजेस इन बिहेवियर। सेकेंड ऑप्शन है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। थर्ड है टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी ए मैटर ऑफ शेयरिंग एंड अलाउिंग स्टूडेंट टू डिस्कवर। फोर्थ है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप समझिए, टीचिंग और ट्रेनिंग है वो अलग अलग होते हैं। टीचिंग क्या होता है? सोच को विकसित करना, और ट्रेनिंग होता है स्किल प्रैक्टिस करना। आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कोई डिफरेंस नहीं होता टीचिंग एंड लर्निंग में। तो क्या है? यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन 4 गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट टीचिंग एंड लर्निंग के सही प्रिंसिपल्स हैं। तो आंसर होएगा 4, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद क्वेश्चन 58, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। टीचिंग क्या है? कैसे हम उसको जज कर सकते हैं? एक टीचर अच्छा है या नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये सिलेबस पूरा करने से नहीं पता चलेगा, बल्कि क्या होगा, स्टूडेंट्स को कितना क्या कैसे सिखाया उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रखा है? सिलेबस कवरेज। सेकंड ऑप्शन है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड है स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड फोर्थ है यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन क्लासरूम। तो आंसर सेकंड है जिसका करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों? जितना कोई अच्छा स्टूडेंट को किस बात पर डिपेंड करता है कि टीचर कितना अच्छा है। अगर टीचर अच्छा है, स्टूडेंट को नई तरीके से अच्छे से समझा पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, लर्निंग आउटकम्स है स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेशन में रूल होता है टीचिंग इज इक्वल टू जज्ड बाय लर्निंग आउटकम्स। जितनी अच्छी लर्निंग आउटकम होंगी उतनी अच्छी टीचिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? इनमें से हमें ये बताना है कौन सा फीचर नहीं है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड है नॉन ट्रांसेबल क्रेडिट। थर्ड है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। फोर है क्रेडिट अक्यूमुलेशंस। इसका करेक्ट क्या होगा? NEP 2020 का कंसेप्ट है, इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हैं, स्टोर नहीं होते, रीयूज होते हैं। इसीलिए आंसर सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है, नॉन ट्रांसेबल क्रेडिट। इसीलिए नॉन ट्रांसेबल इसका फीचर नहीं है। इसके अंदर क्या बताया कि क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हैं, ना कि स्टोर या रीयूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ ए लर्निंग इन्वायरमेंट? लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन बता रखा है द प्लेस स्टूडेंट्स डू होमवर्क। सेकंड ऑप्शन है ओनली द फिजिकल एटमॉस्फेयर इन द क्लास, क्लास का फिजिकल एनवायरनमेंट। थर्ड ऑप्शन है सिटिंग अरेंजमेंट, क्लास के अंदर कैसे बच्चे बैठ रहे हैं ये। फोर्थ है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल एटमॉस्फेयर इन ए क्लास, क्लास का कैसा फिजिकल, कैसा साइकोलॉजिकल, कैसा इंस्ट्रक्शनल एटमॉस्फेयर है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज करेक्ट। एक क्लास का ना केवल फिजिकल, ना अलग साइकोलॉजिकल, ना इंस्ट्रक्शनल, तीनों मिलकर एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं क्लास का। वो क्या है? एक लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट सिर्फ क्लासरूम, इसमें टीचर का बिहेवियर, इमोशनल क्लाइमेट, टीचर मेथड सब आ जाता है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इंस्ट्रक्शनल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके बाद क्वेश्चन है 61,
ये है हमारा 56 से 60 तक का हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो दोबारा रिवीजन के लिए। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके ऊपर बेस होता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है म्यूचुअल शेयरिंग पर, सेकंड है नॉन इंटरफेरेंस, थर्ड है डिसिप्लिन, फोर है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। क्या होगा हमारा आंसर? उससे पहले ये सुनिए कि अथॉरिटेटिव लीडरशिप में क्या होता है? अथॉरिटी, टीचर या एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ रूल और कंट्रोल इम्पोर्टेंट होते हैं, डिस्कशन कम होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, डिसिप्लिन। इसका बेस होता है डिसिप्लिन। उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन 62। फॉर whom does a teacher create a positive learning environment in a classroom? ऑप्शंस: बाय लोड्स ऑफ पोस्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर खरीद कर। सेकेंड है मेक श्योर स्टूडेंट्स ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम होम, ये देखे कि स्टूडेंट्स घर से मटेरियल लेके आ रहे हैं। या थर्ड ऑप्शन क्रिएट ब्राइट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज स्पेस। या फोर्थ अलाउ स्टूडेंट्स टू मूव फ्रीली। क्या ऑप्शन ठीक होगा? पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है डेकोरेशन नहीं, बल्कि ऐसा क्लासरूम जहां स्टूडेंट कंफर्टेबल और फोकस्ड महसूस करें। क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और सेफ क्लास क्या होगी? लर्निंग को इम्प्रूव करती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिएट ब्राइट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज स्पेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। विच वर्ब कैन बी यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल? इसके ऑप्शंस हैं टू अप्रिशिएट, सेकंड है टू नो, थर्ड अंडरस्टैंड, फोर्थ है डेमोस्ट्रेट। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी टीचर देख सके कि स्टूडेंट ने सीधा सीखा या नहीं। जानना, अंडरस्टैंड करना दिखाई नहीं देता, डेमोस्ट्रेट करना दिखाई देता है। तो आंसर हमारा क्या? 4 करेक्ट हो जाएगा, टू डेमोस्ट्रेट। बिहेवियरल वर्ब को हम मेजरेबल कर सकते हैं एक्शन वर्ब से, तो हमारा ऑप्शन 4 है, करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन 64। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग? टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज करते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग को। फर्स्ट है ऑप्शन ऐसे टाइप, सेकंड है शॉर्ट पैराग्राफ, थर्ड है वेरी शॉर्ट आंसर, या फोर्थ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है एग्जामिनर का बायस ना होना। ऐसे का सबसे मतलब है सब्जेक्टिव। एमसीक्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। इसीलिए सबसे रिलायबल मार्किंग होती है एमसीक्यू में। यही हमारे ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज करेक्ट। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज पॉसिबल बिटवीन टू थिंग्स? इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स आइटम, थर्ड है मैचिंग आइटम्स, सेकंड थर्ड है मल्टीपल चॉइस आइटम, एंड थर्ड है कंप्लीशन आइटम। मतलब कि जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है उनका पर्पज क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पहचानना, जैसे कि ऑथर, बुक, डेट, इवेंट या कुछ ऐसे ही और एग्जांपल्स। मतलब कि इसका आंसर क्या है? सेकंड इज करेक्ट, मैचिंग आइटम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। इन विच रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड? सॉरी, 66 करने से पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 61 से 65 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अब करो, स्टार्ट करते हैं 66। विच रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड? ये पूछा गया है किस रजिस्टर्ड में जो गया है कि किस रजिस्टर्ड में गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट रजिस्टर्ड, सेकंड स्टॉक, थर्ड कैश एंड फोर्थ है कंटीजेंट रजिस्टर। स्कूल में जो सरकारी पैसे आते हैं और खर्च होते हैं उनका रिकॉर्ड कंटीजेंट रजिस्टर में रखा जाता है। जैसे कि कैश रजिस्टर में सिर्फ कैश एंट्री होती है, लेकिन ग्रांट्स प्लस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंटीजेंट रजिस्टर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज, जो प्रोसेस ऑफ जजमेंट है वो किस, मेकिंग जजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, मेजरमेंट क्या होता है कि हम किसी को नंबर दे देते हैं। असेसमेंट क्या होता है कि डाटा कलेक्ट कर लिया सबका। इवैल्यूएशन में हम जजमेंट देते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए असेसमेंट, असेसमेंट था डाटा कलेक्शन का। मेजरमेंट का क्या था कि नंबर दे देना। ऑप्शन 3 है बजटिंग, ये तो है ही नहीं। इवैल्यूएशन क्या होता है, जजमेंट देना। तो आंसर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, इवैल्यूएशन। जजमेंट इज इक्वल टू इवैल्यूएशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। ए क्लास 10 स्टूडेंट अटेंडिंग ए फिटनेस प्रोग्राम बिसाइड द रेगुलर क्लास हावर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमें एग्जाम्पल बताना है किस चीज़ का है। सबसे पहले समझिए, स्कूल की रेगुलर पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल। घर और समाज से जो हम सीखते हैं उसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। जैसे कि हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, परिवार वालों से, तो हम उनको इनफॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। स्कूल से बाहर जो भी ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है वो क्या होती है, नॉन फॉर्मल। फिटनेस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बट आउटसाइड क्लास में, इसीलिए ये क्या है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चारों ऑप्शनों को समझ रहे हैं क्या क्या होता है। अगर हमें सेकंड ऑप्शन से आंसर आ जाए तो हम उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इतनी हेल्पफुल वीडियो मिल सके। तो चलो इसके एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो हम स्कूल में रेगुलर पढ़ाई करते हैं। इनफॉर्मल क्या होती है, जब हम घर में जो सीख रहे हैं। स्कूल से बाहर जो ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल। वोकेशनल क्या होती है कि हम कोई भी स्किल सीख रहे हैं जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, उसको क्या बोलेंगे, वोकेशनल एजुकेशन। उसके बाद 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लर्निंग आउटकम्स। कई बार हम ना जो नोट वाले क्वेश्चन हैं उस पे नोट पे फोकस नहीं करते, तो नोट पे हमेशा ध्यान रखो कि ये नोट का है, इसमें क्या पूछा गया, फीचर नहीं है लर्निंग आउटकम का। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग आउटकम्स शुड बी रियलिस्टिक। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। लर्निंग आउटकम्स शुड बी स्पेसिफिक, लर्निंग आउटकम्स शुड बी सिंपल, ये भी ठीक है। लर्निंग आउटकम शुड फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। देखो लर्निंग आउटकम हमेशा रिजल्ट पर फोकस करता है, प्रोसेस पर नहीं, इसीलिए ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग आउटकम शुड फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। आउटकम क्या है, स्टूडेंट क्या कर पाएगा, प्रोसेस क्या है, उसने कैसे पढ़ा, इसलिए प्रोसेस लर्निंग आउटकम का फीचर नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के साथ कौन सा रिलेटेड नहीं है ये बताना है। पहला है आर्टिकुलेशन, सेकंड रिस्पोंडिंग, थर्ड वैल्यूइंग एंड फोर्थ रिसीविंग। सबसे पहले ना आप ये समझिए, इफेक्टिव डोमेन क्या होता है, फीलिंग और एटीट्यूड के लिए होता है। इसके अंदर एक ये दिया गया है जैसे कि रिसीविंग, रिस्पोंडिंग और वैल्यूइंग, ये क्या है, इफेक्टिंग के लेवल। और इसमें क्या नहीं है, इसका आंसर जो 1 है ऑप्शन आर्टिकुलेशन, ये नहीं होता। इसके जो लेवल्स हैं वो फर्स्ट है रिसीव करना, फिर रिस्पोंड करना, फिर वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 है करेक्ट है, जो कि एक रिलेटेड नहीं है अफेक्टिव डोमेन से। आर्टिकुलेशन क्या है, साइकोमोटर डोमेन का लेवल, किसका, साइकोमोटर लेवल का। इन ऑप्शन से हम जैसे जैसे अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं, इनसे हमारे ना इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन और बनते जा रहे हैं। जैसे कि पेपर में आ जाए कि ये किसका है, ये किसका नहीं, तो आप अच्छे से बता पाओगे। जो आर्टिकुलेशन साइकोडोमेन सॉरी आर्टिकुलेशन किसका लेवल ऑफ डोमेन है, साइकोमोटर का। इसके बाद कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द एम नेशनल असेसमेंट सेंटर आर प्रपोज्ड बाय NEP 2020। NEP 2020 है, उसके अंदर जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है उसका जो एम है वो क्या है। फर्स्ट है परख, सेकंड दिशा, फोर्थ थर्ड है सारांश और फोर्थ है NCERT। सबसे पहले समझिए, NEP 2020 ने नेशनल असेसमेंट सेंटर है उसका जो मेन उन्होंने एक नाम रखा है परख। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट 1, ऑप्शन ए परख। अगर आपको परख की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए परख की फुल फॉर्म क्या है।
चलो मैं भी बता देती हूँ परख की क्या है, क्योंकि परख इस फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नोइंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, क्या? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि जो NEP 2020 है वो बच्चे की होलिस्टिक 360 डिग्री पर डेवलपमेंट पर फोकस करता है। उसके बाद 72 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द कवर्ड एज ग्रुप इज फर्स्ट 3 to 14, सेकेंड 3 to 18, थर्ड है 5 to 18, 6 है, फोर्थ है 6 to 14। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 to 18। नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पर काम करती है, इसीलिए शिक्षा का जो दायरा है वो 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 to 18। नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पर काम करती है, इसीलिए शिक्षा का जो दायरा है वो 3 से 18, मतलब 3 ईयर से 18 ईयर तक है, 3 से 18 वर्ष तक। तो ऑप्शन हमारा बी है जो सेकंड है वो करेक्ट है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 73। इसमें क्या है? ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन पर है। फर्स्ट ए क्या दे रखा है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मेक्स लर्नर द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। इसका रीजन क्या बताया गया है? स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट। तो क्या आपको लगता है ऑप्शन ए, बी, सी और डी? ए में क्या है? बोथ करेक्ट, बी में ए एंड आर बोथ फॉल्स, ए ट्रू आर फॉल्स एंड ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आंसर जो 3 है वो करेक्ट है। ए जो असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है और जो रीजन है वो गलत दिया गया है। क्यों? जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन पर फोकस करती है, रोट रिप्रोडक्शन पर नहीं। और ये क्या है? हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड था टीचिंग का, जहाँ पर हम रोट रिप्रोडक्शन पर फोकस कर रहे थे। लेकिन अब जितनी भी नई शिक्षा नीति आ रही है, पॉलिसी आ रही है, उन्होंने रोट जो लर्निंग है उस पर बिल्कुल बैन लगा दिया है। अब वो बच्चों पर फोकस कर रही है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है। इसीलिए आज के टाइम में जितना भी करिकुलम है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से बनाया गया है, जो चेंजेबल है और फ्लेक्सिबल भी है। उसके बाद है 74 क्वेश्चन, SEDGS स्टैंड्स फॉर। जो SEDGS है वो किसके लिए किसकी फुल फॉर्म है? फर्स्ट है सोशल इकोनॉमिकल डिवाइडेड ग्रुप्स, सेकंड ऑप्शन स्पेशल एजुकेशन डिसेबिलिटी ग्रुप, थर्ड है सोशल एजुकेशनल डिसएडवांटेज ग्रुप एंड फोर्थ है सोशल इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, सोशो एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप, क्योंकि NEP 2020 में जो ये SEDGS है उन बच्चों के लिए जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फैक्ट्स कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। ये पूछा गया है इस लेवल ऑफ टीचिंग पर जो लर्नर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्क्रिमिनेट करने की, किस किस के बीच में? फैक्ट, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल एंड इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवेल्युएटिंग लेवल, थर्ड मेमोरी लेवल एंड फोर्थ है रिफ्लेक्टिंग लेवल। सबसे पहले समझिए मेमोरी लेवल क्या होता है, याद करना, अंडरस्टैंडिंग समझना, रिफ्लेक्टिव सोच समझ कर निर्णय लेना। तो ये किस स्टेज पर होगा? फोर्थ पर, जब वो खुद सोचेंगे और निर्णय लेंगे। तो कौन सी लेवल पर हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल पर। ओके, उसके बाद हम कर रहे हैं 76 क्वेश्चन नंबर, कंसेप्ट लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन। जो कंसेप्ट लर्निंग है किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारे ट्रांसफर पर। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग, सेकंड इमेजिनेशन, थर्ड क्रिएटिविटी एंड फोर्थ है ट्रांसफर। कंसेप्ट लर्निंग का क्या मतलब है? सिर्फ पहले से सीखी हुई नॉलेज को नई सिचुएशन में अप्लाई करना। जब बच्चा पुराने अनुभव को नई चीज़ से जोड़ता है उसी को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसीलिए जो कंसेप्ट बनता है इमेजिनेशन से वो नहीं होता बल्कि ट्रांसफर से ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, ठीक है। उसके बाद 77 क्वेश्चन, द टूल ऑफ समेटिव इवेल्युएशन। हमें समेटिव इवेल्युएशन का टूल बताना है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन डेली असाइनमेंट, सेकंड है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, थर्ड है टर्म एंड टेस्ट, फोर्थ है क्विज।
समेटिव इवैल्यूएशन है हमेशा कोर्स के अंत में होता है, मतलब कि फाइनल रिजल्ट देने के लिए, जैसे कि एनुअल एग्जाम्स, टर्म एंड एग्जाम्स। बाकी जो डेली असाइनमेंट है, क्विज है, वो क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो आप मेन एक डिफरेंस कर लीजिए समेटिव और फॉर्मेटिव में। समेटिव के लास्ट में होंगे और जो फॉर्मेटिव है वो डेली असाइनमेंट में, क्विज वगैरह में होता है। तो ये क्या पूछा है, टूल क्या है सबसे लास्ट में क्या होगा, ऑप्शन 3 टर्म एंड टेस्ट। ये क्या है, सबमिटिव। और जो भी है जैसे कि डेली असाइनमेंट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और क्विज क्या है, फॉर्मेटिव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको मार्क करके आप कर लीजिए, फॉर्मेटिव क्या होता है और समेटिव क्या होता है। उसके बाद है 78 क्वेश्चन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, किसके द्वारा रिफ्लेक्ट किए जाते हैं एटीट्यूड, वैल्यू एंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है कोग्निटिव डोमेन, थर्ड इफेक्टिव, थर्ड कोग्निटिव और फोर्थ है साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले समझिए ये सारे जो भी डोमेन है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताई गई है, इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है और बताया गया है कि हर डोमेन में क्या क्या होता है। ठीक है, कोग्निटिव क्या होता है, नॉलेज, माइंड, दिमाग से रिलेटेड। साइकोमोटर में क्या होती है, स्किल्स होती हैं। और इफेक्टिव में होती है फीलिंग, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो ये जो सारी चीजें हैं कौन से डोमेन में है, इफेक्टिव डोमेन में। इसीलिए जो वैल्यूज एंड इंटरेस्ट है वो इफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। आंसर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। उसके बाद है 79 क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है प्रिडिक्टिव, डायग्नोस्टिक, कंटिन्यूअस या कंक्लूसिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अभी बात की थी, पढ़ाई के दौरान बार बार होता रहता है, टीचर को पता चलता रहता है कि बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। वो क्लास के दौरान जब अच्छे से टीचिंग अप्रोच या मेथड लेके चल रहे हैं तो वो बच्चों को समझ पा रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है या नहीं। तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होती है। तो हाँ, ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो लगातार होती रहती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, हाउ डज कंस्ट्रक्टिविज्म हेल्प स्टूडेंट्स इन लर्निंग डिसेबिलिटीज। कैसे हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट कैन आइसोलेट कंसेप्ट इन द एरिया इन विच दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट। बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट कैन फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड दिस हेल्प देम लर्न। नो। स्टूडेंट कैन कंबाइन, हाँ, कंसेप्ट फ्रॉम मल्टीपल कंटेंट एरिया टू हेल्प देम बिल्ड नॉलेज इन ए वीक एरिया। ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। स्टूडेंट कैन रीड अबाउट कंसेप्ट इन वेरियस डिसिप्लिन टू कंबाइन लर्निंग। ये भी नहीं लग रहा। हमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा खुद नॉलेज बनाता है, वे अलग अलग कंसेप्ट को जोड़कर नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप क्रिएट करेगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को फायदा इसीलिए होता है क्योंकि वे स्ट्रॉन्ग एरिया की मदद से वीक एरिया को समझ लेते हैं। ठीक है, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। ये आपको बीएड एंट्रेंस 2026 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ये पिछले ही साल का एंट्रेंस के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बीएड में कंसेप्ट क्लियर होगा तभी सिलेक्शन होगा। हमने हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को क्लियर किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।